क्यों? अच्छा नहीं आ रहा था क्या? ठीक है। तो और दूसरा होता है, दूसरा जो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि निरपेक्ष इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, निरपेक्ष इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये केवल उस जिस पद को हम जिस राशि को मापते हैं उसको मापी जाने वाली राशि के स्थिरांक तथा इंस्ट्रूमेंट के स्थिरांक तथा उसके विक्षेप को केवल मेजर करता है। जैसे कि हमारे पास एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें चतुर्थांश 4 एक्सिस होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सिस है, ये चतुर्थांश है, तो इसमें क्या होता है 0, फिर 10, 20, 30, 40 समथिंग करके यहाँ तक 90 तक वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद 0, 10, 20, 30 और डॉट 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 90, यानी 80, 70, 60 ऐसे वैल्यू उस पे उस चतुर्थांश पे अंकित होते हैं। फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40 डॉट 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 80 एंड 90। ठीक है, फिर उसके बाद 10, 80, 70, 60 डॉट 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 20, 10 इससे वैल्यू उस पर अंकित होती है। जैसे भी इसमें हम सप्लाई देते हैं तो इसमें एक मैग्नेट होता है, और दूसरा जब हम कॉइल को सप्लाई से जोड़ते हैं जिस राशि को मेजर करना होता है, ठीक है, उसके समकक्ष में ले जाते हैं, यानी कि इसको हम एक सप्लाई से जोड़ते हैं। और जिस वस्तु को मेजर करना होता है तो इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे होता है, एक वर्टिकल एक्सिस पे होता है। तो इसके अंदर एक नीडल लगी होती है, नीडल ऐसे होती है। तो ये नीडल क्या काम करती है कि 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का जो एक्शन होता है, तो जहां पे उस फोर्स का रिजल्टेंट बराबर होगा वहीं पे ये नीडल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये 0 से 90 यानी कि 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो हमारे फ्लक्स जनरेट होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा आता है इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मेन प्रयोग इसलिए भी होता है कि किसी भी अन्य प्रकार की जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे जो बनाए जाते हैं, तो उनके स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इसी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या कह सकते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग लेबोरेटरियों में ही किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। अब आपको ले चलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की तरफ कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये किन किन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसको यहाँ से रब करता हूँ। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इसे डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात या उपयंत्र, मापक उपयंत्र। ठीक है, तो इसे डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट या विक्षेप मापक उपयंत्र भी कहते हैं। अब आपको ले चलते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या डिफ्लेक्टिंग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है आपका इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग टाइप
इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा जो हम लास्ट है वो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संकेतक। ठीक है, संकेत सूचक यंत्र। और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग उपयंत्र माप। और तीसरा होता है समाकलन प्रारूपी या समाकलन माप यंत्र। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट में खासियत क्या होती है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मापी जाने वाली राशि को डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे ही उसका मात्रा या मैग्नीट्यूड या करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तुरंत रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे हमारे पास कोई एमीटर है, ये हमारे पास एमीटर है, तो जब हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके 0 1 2 10 20 30 40 ठीक है, इस पे पैमाना जो इंकित होता है ये तुरंत डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देता है। तो ये आपका इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। चाहे इसमें एमीटर भी होता है, यहाँ पे ए लिखा होता है एमीटर। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर होगा तो उसमें यहाँ पे वी लिखा होगा। ठीक है, तो हम पहचान लेंगे ए का मतलब होता है इसका धारा का मात्रक इकाई होती है जो रिप्रेजेंट करने की धारा मापी को ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए एम्पियर मीटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जब वी लिखा होगा तो वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर या वोल्टता मापी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसमें हमको किसी मापी जाने वाली राशि को हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये सीधे तौर पे उसका डिफ्लेक्शन उस पे पूर्व अंकित एमीटर के पैमाने पर पूर्ववत अंकित वैल्यू को डायरेक्टली मेजर कर देता है। और दूसरा है रिकॉर्डिंग टाइप। इसमें आता है एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है तो ये मापी जाने वाली राशि को मान को डायरेक्टली एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे करता है, इसमें पॉइंटर की जगह पर, इसमें जो पॉइंटर है ये, इसमें पॉइंटर की जगह पर पेंसिल या पेन समायोजित किया गया होता है। तो वो पेपर जो है मशीन में रोल की तरह लगा होता है। जैसे ये रोलर है और इस पे हमारा ये पेपर है और यहाँ
फिर एक रोलर है और इस पे हमारा पेपर लपेटा हुआ है और ये पेपर, तो हमारा जो पैमाना होता है उसका स्केल के जगह पे जो हम पॉइंटर यूज करते हैं वो पेन पॉइंटर, वो इस पे आता है, इसी पे निब की तरह आता है और इस पे इस तरीके से पैमाने पर उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सारी हमारे करंट या वोल्टेज का प्रत्येक इंस्टेंट पे यानी प्रत्येक क्षण पर जो उसमें फ्लक्चुएशन आता है या वोल्टेज या करंट की मात्रा को हम बढ़ाते या घटाते हैं तो ये उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करता है और उसको रिकॉर्ड कर लेता है। आगे चलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रत्येक इंस्टेंट पे अर्थात कहने का मतलब जैसे हमारे पास ये एसी सप्लाई है तो एक निश्चित समय अवधि में कोई भी लोड कितना पावर को कंज्यूम कर रहा है या कितनी सप्लाई ले रहा है उसके प्रत्येक इंस्टेंट को रिकॉर्ड करता है और उसको मतलब पूरा मेजर करता है, मतलब पूरे समयांतराल को मेजर करता है। यानी कि प्रत्येक जो तात्क्षणिक वैल्यू होती है प्रत्येक तात्क्षणिक वैल्यू का एवरेज निकाल करके यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको देगा। जैसे आपका हो गया एनर्जी मीटर, पहले आधे घंटे में आपने बिजली का कंजम्पशन किया तो कुछ यूनिट बताया होगा, फिर आधे घंटे बाद सप्लाई आती है तो आपने बिजली का जितना कंजम्पशन किया वो मीटर रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद उसको वो सेव रखता है और उसको 10 दिन बाद आप फिर सप्लाई को यूज कर रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, उसे लोड को चला रहे हैं तो ये पूरे 10 दिन का रिकॉर्ड कितने यूनिट आपकी वैल्यू आई वो उसको एवरेज करके पूरा जोड़ करके आपको ऐड करके रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें जो फोर्स काम कर रहा था वो फोर्स कौन कौन से लगते हैं, फोर्स कैसा काम कर रहा है ये आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट थे इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को ये जो पॉइंटर था ये मान लेते कि ये 0 से 0 10 20 30 ये जो हमारा स्केल है और ये हमारा पॉइंटर है। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसको पहले इस 0 अवस्था में होती है, पहले तो 0 अवस्था में होती है। अब इसको डिफ्लेक्ट कराना, इसको यहां से यहां तक लाने के लिए कौन सा फोर्स काम किया, इस पॉइंटर को इस बिंदु से 0 पोजीशन से 10 एम्पियर मान लेते हैं कि हमारा एम्पियर मीटर है मान लेते हैं, तो ये 0 से 10 एम्पियर 20 एम्पियर या 30 एम्पियर तक लाने के लिए इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो इस फोर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो आता कहां से, वो कैसे आया और कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्च यानी कि विक्षेपक आघूर्ण।
विक्षेपक आघूर्ण कहते हैं इसको। और दूसरा है, अच्छा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉर्क के बारे में। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये क्या काम करता है कि ये जो हमारा पॉइंटर है इसको 0 से 10 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर या 30 एम्पियर किसी भी एक्सिस पे इसको मूव कराने के लिए इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कब लगता है? जब हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर जो कॉइल होती है उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। तो उसी मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा इसका स्पिंडल घूमता है। जिस स्पिंडल के सहारे ये हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है, संयोजित होता है, ये पॉइंटर भी मूव करता है। तो जब तक हमारे एमीटर या वोल्टमीटर या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जब सप्लाई जा रही थी तो उसी करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा मूव करके यहां चला गया। मूव करके जब यहां चला गया तो सोचिए कि जैसे ही हम उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो जब हम उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो इस पॉइंटर को वापस प्रारंभिक अवस्था पे आ जाना चाहिए। तो वापस इस पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक अवस्था पर लाने के लिए भी तो कोई बल कार्य करता है। तो इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए तो डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया। इस पॉइंटर को पुनः वापस सप्लाई न होने पे या इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल देने पर सप्लाई 0 हो जाएगी, तो ये वापस आना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क, फिर उसके लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराना पड़ता है जो इस पॉइंटर को पूर्ववत अवस्था में ला सके। तो दूसरा जो टॉर्क लगता है वो हमारा कहलाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। यानी कि नियंत्रक आघूर्ण। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने टीडी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अच्छा, तो जब ये हमारा पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तो इसके लिए क्या लगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो टीडी लगा। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क को टी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है कि इस मीटर में जो पॉइंटर है ये अगर हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो जब इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो ये पॉइंटर तेजी से मूव करेगा। ये पॉइंटर तेजी से मूव करेगा और जैसे पॉइंटर तेजी से मूव करता है तो इस पॉइंटर को लास्ट एंड पॉइंट पे एक स्टॉपर लगा होता है इसको स्टॉप करने के लिए। तो ये क्या होगा? तीव्र गति से जाएगा और टकरा जाएगा। टकराने के फलस्वरूप क्या होगा? इसका ये जो पॉइंटर है जो इस कंडीशन में था वो टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है, क्षति हो सकती है। और सप्लाई बंद होने के बाद इसको वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आना चाहिए। तो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आएगा तो जब इस पे कंट्रोलिंग टार्क नहीं रहेगा तो ये वापस इधर की तरफ आएगा भी नहीं। कोई उधर से धकेलने वाला फोर्स लगना चाहिए। तो न होने की वजह से ये वापस अपनी अवस्था में भी नहीं आ पाएगा। और ये पॉइंटर जब तेजी से मूव कर रहा है तो इधर टकरा जा रहा है स्टॉपर से, तो टूट भी सकता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है कि जब इसमें सप्लाई जाती है तो ये इसको डिफ्लेक्ट कराता है और कंट्रोलिंग टॉर्क जब सप्लाई खत्म हो जाता है तो इसको पुनः वापस प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए लगाया गया टॉर्क ही क्या कहता है? कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था पे 0 पर लाने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। कंट्रोलिंग टॉर्क इसलिए भी जरूरी है
कि ये हमारा कोई पॉइंटर है, मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये 0 से 100 का स्केल है। अब इस पे हुआ क्या, ये पॉइंटर हमारे 0 से चलना प्रारंभ करता है, डिफ्लेक्ट होना प्रारंभ करता है। तो जितना टॉर्क इसके ऊपर लगता है उसी के समानुपाती टॉर्क ये 50 पे आया। तो इस 50 पे इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। वो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, इधर की तरफ लगता है, यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के। तब जाकर के ये हमारा स्केल या पॉइंटर इस स्केल पर 50 एम्पियर दिखा रहा है, या 50 वोल्टेज कह सकते हैं। तो ये 50 वोल्टेज दिखाएगा आपको। तो इस पॉइंटर को यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला, यहां से कंट्रोलिंग टॉर्क मिला, तब जाकर के ये अपने एक एक्चुअल वैल्यू पर, जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पे जाके सेट हो जाती है। तो इससे हम ज्ञात कर लेते हैं कि नहीं हमारा 50 एम्पियर है। और जैसे ही सप्लाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर 0 होता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेटर देन हो जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तब क्या करेगा, ये वैल्यू 0 पे चली जाएगी। और जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के बराबर होंगे तो हमारा मीटर जिस पॉइंट पे स्थिर हो जाता है उस पॉइंट पे जो अंकित वैल्यू होती है उसको पढ़ करके हम जान जाते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे चलते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में आपको बताया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए लगाया गया फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है पॉइंटर को एक्चुअल वैल्यू पर यानी मेजर्ड वैल्यू पे, मापी जाने वाली राशि के जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है उस पर स्केल पर स्थिर रखने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग डैम्पिंग टॉर्क का मतलब होता है अवमंदन। या ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग डैम्पिंग, तो डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब हमारा पॉइंटर किसी वैल्यू के पास पहुंचता है 10, 20, 30, मान लेते हैं कि ये हमारा 20 पे पहुंचा, ठीक है। तो जब हमारा पॉइंटर किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है 20, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने वैल्यू पर पहुंचने के बाद डिफ्लेक्ट होने लगता है, मतलब स्थिर नहीं रहता, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी इस एक्सिस के, इस लाइन के कभी इस पार, कभी इस पार, ऐसे ऐसे डैम्प करता रहता है, डैम्पिंग करता रहता है। उसके बाद धीरे 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 अस्थायी होता है। तो हमें पॉइंटर को डिसाइड करने में दिक्कत होता है कि ये एक्चुअली 20 एम्पियर पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, या 19 पॉइंट समथिंग है, या फिर 21.2 है, 3 है, कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हमें दिक्कत हो सकती है। तो जो हम करेक्ट वैल्यू पढ़ना चाहेंगे वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो
इस डैम्पिंग को कम करने के लिए जो टॉर्क लगाया जाता है उसको कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग बला घोड़ कहते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार के होते हैं। हम इसको रफ करते हैं, यहीं पे हम आगे ऊपर बताते हैं। डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार के होते हैं। डैम्पिंग का मतलब यह होता है कि जब हमारा पॉइंटर अपने एक्सिस पर पहुंचने के बाद कुछ आगे पीछे कंपन कर रहा है, तो इसको अस्थाई रखने के लिए हम 3 टॉर्क का प्रयोग करते हैं। पहला होता है एयर डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो पहला हुआ एयर डैम्पिंग टॉर्क और दूसरा होता है फ्लोट डैम्पिंग। पहला हुआ एयर डैम्पिंग, दूसरा हुआ फ्लूइड डैम्पिंग। ठीक है, और तीसरा है ईडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग 3 प्रकार के डैम्पिंग है। ये कैसे काम करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट में किस वे में लगे होते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एयर डैम्पिंग कैसे होता है। एयर डैम्पिंग में एक जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये स्केल है, ये हमारा आपसे पॉइंटर है, 0 10 20 30 40 मान लें, और इसका जो पॉइंटर जिससे जुड़ा होता है इस स्पिंडल, तो ये ज्वेल बियरिंग होती है यहाँ पे, ज्वेल बियरिंग, ये ज्वेल बियरिंग होता है। ये जो पॉइंटर हमारा होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। ये हमारा स्केल है जिसे स्केल या कैलिब्रेटेड स्केल भी कहते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल। और ये हमारा जो होता है स्पिंडल होता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारा यहीं से हम एक सिलेंडर रखते हैं, ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ये क्या होता है, एयर डैम्पिंग सिस्टम का हमने इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होता है कि जब ये पॉइंटर किसी वैल्यू को पहुंचने के बाद जब डिफ्लेक्ट करता है, इट मीन कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट करता है, तो हमें वैल्यू को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके जो एक्सिस है, जो पॉइंटर है, पॉइंटर से ही संबंधित एक हमारा एक पिस्टन होता है। ये क्या हमारा पिस्टन होता है। इस पिस्टन की सहायता से इसमें एयर चैम्बर होता है। ये एयर जो चैम्बर है, और यहां से इसमें जो एयर का जो प्रेशर होता है, इस पॉइंटर को स्थिर अवस्था में लाने के लिए जब
वाइब्रेट करता है, जैसे ही कंपन करता है तो इस कंपन को क्या काम करता है, इसमें भरा हुआ जो एयर का प्रेशर होता है वो मूव करने से रोकता है और पॉइंटर को हमारा तुरंत एग्जैक्ट वैल्यू पे अस्थायी करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारा होता है एयर डैम्पिंग। दूसरा है फ्लूइड डैम्पिंग। फ्लूइड डैम्पिंग क्या होता है, आइए चलते हैं फ्लूइड डैम्पिंग की तरफ। तो एक किसी पात्र में कोई लिक्विड भरा होता है, कोई द्रव भरा होता है, और इस द्रव में क्या होता है कि जो पिस्टन होता है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन एक द्रव में डूबी हुई प्लेट, इस टाइप का एक प्लेट होगा। द्रव में इस तरीके का एक प्लेट होगा। तो ये प्लेट जो है, जब उसमें हल्का सा मूवमेंट होता है, जब इस पॉइंटर को अपने एक्सिस पर आने पर ये ऐसे वैसे डिफ्लेक्ट करता है, उस समय ये पॉइंटर का जो पिस्टन है, ये पॉइंटर से जुड़ा हुआ जो पिस्टन है, ये पिस्टन लिक्विड में डूबा हुआ होता है। तो लिक्विड का जो पूरा का पूरा प्रेशर जो पड़ता है इस प्लेट के चारों तरफ पड़ता है, इस प्लेट पर चारों तरफ से इस तरह से पड़ता है फोर्स, लिक्विड द्वारा लगाया गया फोर्स इस प्लेट को मूव करने से रोकता है। तो इस अरेंजमेंट की सहायता से हम अपने पॉइंटर को क्या करते हैं, तुरंत एग्जैक्ट वैल्यू पे उसको स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आता है फ्लूइड डैम्पिंग। और तीसरा होता है ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है कि जब हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये रोटेटिंग डिस्क लगी होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये हमारा रोटेटिंग डिस्क होगा, उस डिस्क का जो स्पिंडल होगा ये ज्वेल बियरिंग पर फिट होता है। ठीक है, इसको ज्वेल बियरिंग बोलते हैं। ये ज्वेल बियरिंग होता है, ये स्पिंडल होता है, और ये एल्यूमिनियम की डिस्क कहलाती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की डिस्क है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट के साथ परमानेंट मैग्नेट वाले अरेंजमेंट में लगाया गया होता है। इसमें क्या होता है कि जब जब ये डिस्क, जब इसका स्पिंडल जो है संकेतक जब ऐसे घूमता है, 0 10 20 30, तो जब इसका पॉइंटर जैसे मूव करता है, तो स्पिंडल के मूव करने के साथ साथ ये डिस्क भी, एल्यूमिनियम की डिस्क भी अपने एक्सिस पे क्या करती है, राउंड यानी मूव करती है। तो जब ये मूव करती है तो इसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। जब ये अपने एक्सिस पे मूव करती है तो परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो ये डिस्क लगी हुई है, इस डिस्क के ऊपर ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है, और ईडी करंट उत्पन्न होने की वजह से ये इसके डिस्क में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का क्या करती है, विरोध करती है, ब्रेक लगाती है ना। तो ये हमारा हो गया परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थाई चुंबक। यह अस्थाई चुंबक इस डिस्क को उसके एक्सिस पर घूमने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉइंटर में जो डैम्पिंग आ रही थी वो हमारी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कार्य किए जाने वाले सिस्टम अरेंजमेंट होते हैं, जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना, फिर उसमें डैम्पिंग को कंट्रोल करना, तथा पॉइंटर को अपने प्रारंभिक अवस्था पर वापस लाने के लिए तरह तरह के हम अरेंजमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको ले चलते हैं, अब आगे कौन सा,
ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी अगले लेक्चर में हम आपको इससे जुड़ी कुछ और भी बातें बताएंगे। और अगला चैप्टर जो हमारा होगा आपका ईरर है। ये जो मापन यंत्र अभी आपने देखा, तो इन मापन यंत्र को किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट कराते हैं, और मापक यंत्र में त्रुटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो हम मापक यंत्र में होने वाली त्रुटियों को तथा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारे प्रिंसिपल को हम आपको अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे।